हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ वायनाड केरल से श्यामा माधव मैथ में फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हम काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं और उसमें मैट्रिक्स में कई सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं और हमने अच्छे अच्छे लेक्चर बनाए हुए हैं। और आज का टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और हम इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताने वाले हैं जो आपको शायद ना पता हो और जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकलना बहुत आसान हो जाता है। तो विदाउट डिले हमारे साथ बने रहिए और पूरा लेक्चर सुनिए और कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए। और आज हम चर्चा करेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। तो ये देखिए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो है, अगर आप नहीं सीखते हैं, आप अगर कुछ सोचते हैं मैट्रिक्स का टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आपको लीनियर अलजेब्रा में बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से समझिए और जान लीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है, उसकी सब मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे जनरल लैंग्वेज में आप समझना चाहें तो जैसे आपके पापा हैं तो उसके हम क्या है, बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मतलब कि हमें हमारे अंदर हमारे मम्मी पापा के कुछ लक्षण रहते हैं। ठीक है, तो एक कोई सब मैट्रिक्स है, उसी से हम क्या करें, कोई एक मैट्रिक्स बना लें, कुछ रोज एंड कॉलम डिलीट कर दें, तो उसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। तो यहाँ मैं दे रहा हूँ, सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ द टाइप एम क्रॉस एन। आप कोई भी मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन टाइप के ले लीजिए। देन ए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय लीविंग सम रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम ए इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। तो फिर से दोबारा से पढ़िए, बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए है, वो एम क्रॉस एन टाइप की है, उस मैट्रिक्स से क्या कर दीजिए, कुछ रोज और कॉलम्स छोड़ दीजिए। कुछ रोज एंड कॉलम छोड़ने के बाद जो भी मैट्रिक्स बचती है वो क्या कहलाती है, सब मैट्रिक्स कहलाती है ए की। तो मान लो मैं ये बोलता हूँ कि मैं ना कोई रो छोड़ूंगा ना कोई कॉलम छोड़ूंगा। ठीक है, तो मेरी जो मैट्रिक्स ए है उसमें मैं ना तो कोई रो छोड़ूंगा ना कोई कॉलम छोड़ूंगा। तो क्या वो मैट्रिक्स खुद की सब मैट्रिक्स होगी? हाँ होगी। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ द मैट्रिक्स ए इट सेल्फ इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए बाई लीविंग नो रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रही है। यस, सो द मैट्रिक्स ए इट सेल्फ इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए बाई लीविंग नो रोज आर कॉलम्स। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप वन रो और वन कॉलम ही लीव कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है लीविंग सम रोज आर कॉलम, सम रोज एंड कॉलम्स। तो ये आपके ऊपर है, आप इंडिपेंडेंट हो। आप चाहो तो दो रो डिलीट लीव कर सकते हो या एक कॉलम या एक रो दो कॉलम। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो इसके लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स दिया आपकी, तो यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। तो यहाँ पे तीन रो है और कॉलम कितना है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम, चार कॉलम है, 3x4। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका टाइप या ऑर्डर क्या है, 3x4। मतलब यहाँ नंबर ऑफ रोज कितनी है, तीन। नंबर ऑफ रोज कितनी है, तीन। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर या टाइप हो गया 3x4। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं कितना भी रो और कितना भी कॉलम लीव कर सकता हूँ, डिलीट करके एक सब मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट रो मीन्स R1 और C1 मैंने रिमूव कर दिया। तो ये रो चली गई और ये कॉलम चला गया, तो क्या बचा 3 1 5 2 2 1। तो ये आपकी एक सब मैट्रिक्स हो गई, जो बी है वो सब मैट्रिक्स हो गई ए की। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट रो डिलीट की। फर्स्ट रो डिलीट की और मैंने कॉलम कोई भी डिलीट नहीं किया। ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट रो डिलीट कर दी, R1 फर्स्ट रो डिलीट कर दी, कोई कॉलम डिलीट नहीं किया। तो फर्स्ट रो डिलीट करने के बाद ये फर्स्ट रो चली जाएगी, तो आपको बचेगा 2 3 1 5 6 2 2 1। तो सी आ गया। ठीक है, अब देखिए ये है 2 3 1 6 2 2। ठीक है, तो ये रखा हुआ है 2 3 1 6 2 2। तो इसका मतलब क्या है, पहली रो डिलीट कर रहे हैं, R1 डिलीट कर रहे हैं और कॉलम लास्ट कॉलम C4 रिमूव कर रहे हैं। तो मैं क्या R1, मैं ऐसे आपको लिखना नहीं है, बस ऐसे आपको समझाने के लिए कि R1 मतलब फर्स्ट रो में रिमूव कर रहा हूँ और C4 मतलब चौथा कॉलम में रिमूव कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या मिलेगा, 2 3 1 6 2 2, ये आ गया। अब देखिए आपको 1 2 3 एंड 2 3 1 आप ये लाना चाह रहे हैं, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, आप ये लाना चाह रहे हैं, ये आपको चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, लास्ट रो डिलीट कर दीजिए और लास्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए। तो लास्ट रो डिलीट करने का मतलब है R3 डिलीट कर दीजिए और कॉलम C4 रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद जो भी बच रहा है, सो 1 2 3 2 3 1, तो ये ई हो गई आपकी सब मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सब मैट्रिसेस मिल सकती हैं किसी भी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, आपको कुछ रो स्लीप करनी है और कुछ कॉलम स्लीप कर देने हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ का मतलब है जीरो रोज भी हो सकती है, जीरो कॉलम्स भी हो सकते हैं, या कुछ रोज हो सकती हैं, जीरो कॉलम्स हो सकते हैं, या जीरो रोज हो सकती हैं, कुछ कॉलम्स हो सकते हैं, या कुछ रो हो सकती हैं और कुछ कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिए कि आपको सब मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ सब मैट्रिक्स की बात हो रही थी, अभी हमने माइनर्स की बात नहीं की है। जब हम माइनर की बात करते हैं, डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, तो उसके लिए मेरा लेक्चर नंबर 9 नौवां लेक्चर आप देखिए, जिसमें मैंने डिटर्मिनेंट 4 घंटे पढ़ाया हुआ है। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होती है सब कवर कर दी है। उसको पढ़ने के बाद आपको ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ का लेक्चर पढ़ने के लिए। तो अब बात करते हैं माइनर्स की, ये तो सब मैट्रिक्स की बात हो गई। अब माइनर्स के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट निकलती है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें माइनर्स में भी याद रखना है कि जब भी हम कुछ रोज इन कॉलम्स रिमूव कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स, तो यहाँ पे देखिए इफ ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स then the determinant of every square submatrix of A is called a minor of the matrix A. If AB and M cross n matrix, then the determinant of every square submatrix of A is called a minor of the matrix A. ठीक है, माइनर के बारे में हम ऑलरेडी आपको डिटर्मिनेंट वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मान लो आपको ये मैं बोल चुका हूँ कि जो माइनर होना चाहिए वो स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर आना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। अगर आपको एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दी है तो आप स्क्वायर माइनर कैसे बनाएंगे, मतलब कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स कैसे चुनेंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दी है तो कोई एक पी नंबर ले लीजिए, फिक्स कर लीजिए, उसको क्या कर दीजिए, एम से घटा दीजिए और एन से घटा दीजिए। ठीक है, तो इफ़ ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ए जो है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ए जो है टाइप ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है या एम क्रॉस एन उसका ऑर्डर है, देन लीव एम माइनस पी रोज। पहले तो आपने पी फिक्स कर लिया, उससे एम माइनस पी रोज निकाल दीजिए और एन माइनस पी कॉलम्स रिमूव कर दीजिए फ्रॉम ए टू गेट ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर पी। तो जो आपको सब मैट्रिक्स मिलेगी वो कितने ऑर्डर की मिलेगी, पी ऑर्डर की। ठीक है, तो यहाँ मान लो मैंने लिखा हुआ है 4x5, ए मैंने लिया है 4x5, मीन्स फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, यहाँ 4 रो हैं। कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, तो यहाँ 5 कॉलम है यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे मान लो कि मैं क्या करता हूँ, पी ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, P2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम 4 माइनस 2 आ जाएगा, 5 माइनस 2 कितना, 3 आ जाएगा। तो क्या हुआ वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब कि जो माइनस है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी हम क्या करना है, इन ए डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इन ए डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, हेंस देयर कैन बी नो 5 रोड माइनर्स ऑफ ए। ठीक है, अगर आपको 5x5 का एक डिटर्मिनेंट बनाना है तो उसके लिए 5 रो होनी चाहिए और 5 कॉलम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो रो 4 ही हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स ए के लिए 5x5 का डिटर्मिनेंट नहीं बन पाएगा, यानी कि सिंपली बोलूँ कि 5 रोड माइनर ऑफ ए यू कैन नॉट क्रिएट, यू विल नॉट बी एबल टू मेक है। सो इन ए डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड देयर कैन बी नो 5 रोड माइनर ऑफ ए। यहाँ आप 5x5 का माइनर नहीं बना सकते हैं, 5x5 का डिटर्मिनेंट नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब 4x4 पे जाएंगे। तो आपको 4x4 का अब इसका कोई माइनर बनाना है, मतलब डिटर्मिनेंट उसी की निकलती है ना जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 5x5 का बनेगा नहीं, तो हम 4x4 पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, 4x4 पे। तो 4x4 कैसे मिलेगा आपको अब ये देखना है। तो देखो यहाँ पे 4x5 है, 4x5 से 4x4 कैसे मिलेगा, आप कोई भी एक कॉलम डिलीट कर दीजिए। भाई यहाँ पे एक कॉलम ही तो ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या करिए, पहला कॉलम डिलीट कर दीजिए, तो ये जो भी है आपका 4x4 बन जाएगा। ठीक है, 4x4 बन जाएगा। अब मान लो आप पहला कॉलम नहीं डिलीट करना चाह रहे हैं तो सेकेंड कॉलम, ये वाला कॉलम डिलीट कर दीजिए और जो रिमेनिंग होगा वो 4x4 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। थर्ड कॉलम डिलीट कर दीजिए, फोर्थ कॉलम डिलीट कर दीजिए, 5 कॉलम डिलीट कर दीजिए, 1 बाई 1। तो देखिए मैंने क्या किया है, टू गेट यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, टू गेट 4 रोड माइनर्स ऑफ ए आर ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 4। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 3 1 2, फिर जाइए
1312 मैंने क्या है 7890 एब्सेंट है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे C5 रिमूव किया है। ठीक है, इस वाली मैट्रिक्स में मैंने C5 रिमूव कर दिया है, C5 है ही नहीं, कॉलम जो फिफ्थ था वो नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर आइए 7890, ये तो आपका C1 हो गया है, C2 हो गया है, C3 हो गया, C4 हो गया, C5 हो गया। C1 क्या है फर्स्ट कॉलम, C2 क्या है सेकंड कॉलम, C3 क्या है थर्ड कॉलम, C4 क्या है फोर्थ कॉलम है, C5 क्या है फिफ्थ कॉलम, और ये R1 फर्स्ट रो, R2 सेकेंड रो, R3 थर्ड रो, R4 फोर्थ रो। तो मैं क्या कर रहा हूँ एक एक कॉलम डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 4x4 का माइनर चाहिए। तो मैंने क्या C5 डिलीट किया पहले, ठीक है। फिर दूसरी मैट्रिक्स में C4 डिलीट करूँगा, तो ये वाला चीज़ नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे C4 को रिमूव किया है, यहाँ पे C3 रिमूव किया है, यहाँ C2 रिमूव किया है, यहाँ C1 रिमूव किया है। अब इसको देखेंगे अगर, तो इसमें C1 फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट नहीं है। देखिए फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या थे 1312, बस ये वाला कॉलम नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट हैं यहाँ पे, बाकी सारे एलिमेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये 4x5 की मैट्रिक्स दी थी आपको, नंबर ऑफ रोज 4 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 हैं, तो ये 4x5 की मैट्रिक्स दी थी। आप इससे बोल रहे हैं कि आपको 4x4 की डिटरमिनेंट बनानी है या 4x4 का माइनर बनाना है, तो आप क्या कर दीजिए बस ये कॉलम सिंपली डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो मैंने पहले C5 रिमूव किया, दूसरे माइनर में C4 रिमूव किया, तीसरे में C3 रिमूव किया, C2 रिमूव किया, C1 रिमूव किया। तो ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं 4x4 माइनर गेट करने के। अब कोई बोले कि मुझे 3x3 के भी माइनर देखने हैं, ठीक है, तो 3x3 माइनर बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं इस टाइप का, आप C1 रिमूव कर दीजिए, C2 रिमूव कर दीजिए, R1 रिमूव कर दीजिए। तो इसका मतलब है आप पहला दूसरा कॉलम रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आइए ध्यान दीजिए अभी। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, ये वाला मैं हटा देता हूँ, ये थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो ये रिमूव कर देता हूँ आपका। तो देखिए मुझे यहाँ पे 3x3 का बनाना है। ठीक है, मान लो मुझे 3x3 का ये बनाना है, ये आपका दिख रहा है 3x3। अगर इतना आप लेते हैं, इतना आप उठाते हैं, तो आपको क्या चाहिए 3 रोज 3 कॉलम ही तो चाहिए। तो आप क्या कर दीजिए C1 ये वाला कॉलम पूरा डिलीट कर दीजिए, ये वाला कॉलम पूरा रिमूव कर दीजिए, और ये फर्स्ट रो पूरी रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो मतलब C1 कॉलम रिमूव किया, C2 कॉलम रिमूव किया और फर्स्ट रो रिमूव किया, तो आपको 3x3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि कोई भी 2 कॉलम और 1 रो हटाने पे आपको 3x3 मिल जाएगा। तो आप कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले में क्या किया C1 C2 दूसरा 2 कॉलम रिमूव किया और फर्स्ट रो रिमूव किया, तो जो बाकी बचा वो 3x3 का माइनर बच गया। फिर मैंने क्या किया C1 C2 रिमूव किया और लास्ट वाला R4 रिमूव किया। तो यहाँ पे आइए, ठीक है, तो मैंने क्या किया अभी C1 C2 रिमूव किया, C1 C2 रिमूव किया और साथ में क्या किया R4 रिमूव कर दिया, मतलब ये वाली रो रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये जो 3x3 बना 4 6 7 9 7 8 3 4 9, तो यहाँ देखिए वही मिल रहा है 4 6 7 9 7 8 3 4 9। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी 2 कॉलम उठाइए, 2 कॉलम रिमूव कर दीजिए, 1 रो रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ C4 C5 R4, तो मतलब C4 C5 फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम मैं रिमूव कर रहा हूँ, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ C4 C5 मैं रिमूव कर रहा हूँ, और फिर क्या रिमूव कर रहा हूँ R4, मतलब लास्ट रो रिमूव कर रहा हूँ, लास्ट रो मतलब ये वाली रो रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको फिर 3 1 2 4 3 2 9 1 -1 3, ये फिर से आपको 3x3 का क्या मिल गया माइनर मिल गया। तो देखिए मिला ये, हाँ 1 2 4 3 2 9 1 -1 3। फिर ऐसे आप C4 C5 फोर्थ कॉलम फिफ्थ कॉलम और फर्स्ट रो रिमूव करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ऐसे आप रिमूव करके कई सारे 3x3 के क्या बना सकते हैं माइनर बना सकते हैं। अभी हम बताएंगे कि इनका रोल क्या है रैंक में। ठीक है, अब कोई बोले कि मुझे 2x2 के चाहिए, तो 2x2 के लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखिए 2x2 का आपको कैसे मिलेगा। आप मान लीजिए कोई भी 2x2 उठा लीजिए, मान लीजिए आपको ये 2x2 चाहिए, आपको मान लो ये 2x2 का माइनर चाहिए, तो आपको क्या रिमूव करना पड़ेगा। देखिए ये पूरा R1 रिमूव कर, ये R2 R3 पूरा हटाना पड़ेगा, R4 पूरा हटाना पड़ेगा, और ये पूरा C3 हटाना पड़ेगा, C4 हटाना पड़ेगा, और साथ में C5 हटाना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये 2x2 माइनर के लिए आपको C3 पूरा हटाना पड़ेगा, C4 हटाना पड़ेगा, C5 हटाना पड़ेगा, और 2 रोज लास्ट वाली R3 R5। ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। जैसे मैंने C1 C2 C3 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम रिमूव किया और पहली रो और दूसरी रो रिमूव किए, तो ये मिल गया।
अगर मैं फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और थर्ड रो, फोर्थ रो रिमूव करूँगा तो ये मिल रहा है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, ये देखा 1 2 3 2, ठीक है। तो 1 2 3 2 कहीं मिल रहा है, ये देखिए मिल रहा है। सो 1 2 3 2 कब मिल रहा है, जब 3 कॉलम लास्ट वाले C3 C4 C5 और लास्ट वाले 2 रोज हम रिमूव कर रहे हैं, तो ये 2x2 का माइनर मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको एक मैट्रिक्स से निकाल के दिखा दिया है कि 5x5 का माइनर नहीं मिलेगा। 4x4 के कितने माइनर मिलेंगे, 3x3 के आप माइनर कैसे निकाल सकते हैं, और फिर 2x2 के माइनर कैसे निकाल सकते हैं। ये इतने ही 4 ही नहीं निकलेंगे, बहुत सारे यहाँ पे निकलेंगे 2x2 के। आप अलग अलग पॉसिबल कम्बिनेशन यहाँ पे लेंगे कॉलम्स और रो का, और वैसे आप रिमूव करेंगे तो आप कई सारे 2x2 के माइनर बना सकते हैं। फिर आप ये पूछेंगे 1x1 का माइनर क्या होगा। तो जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है यहाँ पे। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 20 एलिमेंट हैं। कैसे 20 एलिमेंट हैं, यस नहीं, ये वाला क्वेश्चन था। इसमें देखिए कितने एलिमेंट हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक मिनट, तो अभी मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ जैसे आपको दिखे। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 रो हैं और 5 कॉलम है, तो कितने एलिमेंट हो गए, 20 एलिमेंट हो गए। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x5, तो यहाँ पे 20 एलिमेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे 1x1 के कितने माइनर मिलेंगे, 20 मिलेंगे। तो मैंने वो लिख रखे हैं, द नंबर्स 1 2 4 6 7 3, जितने भी एलिमेंट हैं मैट्रिक्स में सारे क्या बनाएंगे, आर ऑल 1 रोड माइनर्स ऑफ ए। तो इस बात में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको कोई पूछे कि 1x1 का माइनर क्या है, तो मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट उठा के बता दीजिए कि ये 1x1 का माइनर है, ठीक है। अब इसको हम रिलेट करते हैं रैंक से। तो यहाँ देखिए बात करते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ए नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक, ए नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स ए दी है, उसका कोई नंबर आर रैंक होगा, कब होगा, देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी नंबर आर मैट्रिक्स ए का रैंक होगा अगर आप आर क्रॉस आर का डिटर्मिनेंट बनाएं और वो नॉन जीरो आए, ठीक है। एंड इफ द मैट्रिक्स ए कंटेन्स एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1। अब आर क्रॉस आर का आपने डिटर्मिनेंट बनाया और वो वैल्यू नॉन जीरो आ गई, तो आर क्रॉस आर के ऊपर जितने भी माइनर हो, उससे बड़े जितने भी माइनर हो, सबकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो, 0। वो नॉन जीरो नहीं आनी चाहिए। तो अगर नॉन जीरो आ गई है तो फिर आर रैंक नहीं रहेगा, उनको 0 आना चाहिए। तो इफ द मैट्रिक्स ए कंटेन्स एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1 शुड बी 0। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कोई मैट्रिक्स ए है और आपने बोल दिया कि उसकी रैंक आर है, ठीक है। तो आर क्रॉस आर के जितने भी माइनर हैं उसमें से कम एक एटलीस्ट ऐसा माइनर आपको मिले आर क्रॉस आर का जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, और उसके बाद आर प्लस 1 क्रॉस आर प्लस 1 मीन्स मतलब आर से जस्ट एक ज़्यादा वाला, उसका जो भी डिटरमिनेंट के माइनर जितने हो सारा का वैल्यू क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो ये तो होगी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की डिफिनीशन। अब यहाँ पे देखिए, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। तो फिर वही बात बोल रहा है कि द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स ए दी है, कोई मैट्रिक्स ए दी है, मान लीजिए 5x5 दिया है, तो आप 4x4 का माइनर बनाइए, बी बनाइए 4x4 का, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, अगर नॉन जीरो हो गया तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, तो उसकी रैंक 5 हो गई। अगर अब मॉड ए जीरो हो गया, मॉड ए जीरो हो गया, बट बी एक सब मैट्रिक्स है 4x4 की, और उसमें क्या है, मॉड बी नॉन जीरो हो गया, तो देखिए रैंक ऑफ ए 4 हो जाएगी। रैंक ऑफ ए आप क्या बोलोगे, 4। क्यों, क्योंकि 4x4 का कम से कम एक माइनर है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और उससे बड़ा जो माइनर है 5x5 का, उसका वैल्यू 0 है, ठीक है, उसका वैल्यू 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके हम करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका नोटेशन क्या है, हम कैसे नोटेशन क्या है इसका, कैसे डिनोट करेंगे इसको, आर ऑफ ए, आर मैं सिंपली लिखूंगा रैंक ऑफ ए,
ठीक है। अगर मैं लिखूँ आर ऑफ ए तो आप ये समझिए कि मैं बात कर रहा हूँ रैंक ऑफ ए। आर मैं पूरा डायरेक्टली लिख दूंगा, रैंक ऑफ ए पूरा पूरा लिखूंगा, ठीक है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक दो रिजल्ट और देखते हैं, उसमें क्या है ये देखिए। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है। ये आपको एक वो बता रहा है कि आपने आर प्लस वन रोड माइनर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकाले, ठीक है। मान लो आप ये बोलो ए 5x5 मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपने बोल दिया कि रैंक ऑफ ए 4 है, आप बोल रहे हो रैंक ऑफ ए 4 है, तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगी। मतलब 5x5 के जितने भी माइनर बनेंगे वो सब 0 होने ही पड़ेंगे, नहीं तो रैंक ए 4 नहीं हो पाएगी, ठीक है, बाय डिफिनीशन। अब देखिए क्या बोल रहा है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर इफ देयर इज एटलीस्ट वन आर रोड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब उल्टा चलिए, ठीक है। आपने बोल दिया कि देयर इज एटलीस्ट वन आर रोड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो मान लो बी एक 4x4 का माइनर है और आपने डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाला, वो 0 हो गया। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि रैंक ऑफ बी मतलब रैंक ऑफ ए जो मैट्रिक्स है वो 4 हो जाएगी, नहीं, आप बोलेंगे कि वो 4 हो सकती है, 4 से बड़ी होगी। तब आप क्या करेंगे, 5x5 के जो माइनर होंगे उनको चेक करेंगे, अगर उसमें 0 आ गया तो हमारा काम बन गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर इफ देयर इज एटलीस्ट वन आर रोड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ मान लो मैं बोल देता हूँ ये 5x5 मैट्रिक्स है, आपने बी उसका एक सब मैट्रिक्स बनाई ये 4x4 की, ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया, ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, या तो 4 होगी, 4 से बड़ी होगी। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर इफ देयर इज एटलीस्ट वन आर रोड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स विच इज नॉट इक्वल टू 0। बार बार घूम फिर के वही 2-3 बातें बोल रहे हैं वो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी एक क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चन पहले कर देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर आ जाए। यस, तो मान लो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मैंने लिया 3x3 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ली मैंने 3 1 2 6 2 4 3 1 2 3x3 की मैट्रिक्स ली। तो मैंने क्या किया, इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। तो डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। अब डिटरमिनेंट 0 आ गया तो रैंक क्या हो सकती है, 3 नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि 3x3 के सारे जो भी माइनर हैं, ओनली एक माइनर है उसका आपने डिटरमिनेंट निकाला, वो 0 आ गया, तो रैंक जो है वो 3 नहीं होगी। तब हम क्या करेंगे, इसके आल 2x2 के 2x2 के जितने माइनर है वो बनाएंगे। तो मैंने C11 बनाया, वो भी 0 आ गया। तो आश्चर्य वाली बात है कि 2x2 का मैंने पहला माइनर ढूंढा, वो 0 आ गया, को फैक्टर, ठीक है, या माइनर। फिर मैंने दूसरा माइनर ढूंढा, C12 निकाला। यहाँ आप सी को फैक्टर्स की जगह माइनर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। C12 आपने निकाला, यहाँ पे C12 ये मेरा डिटरमिनेंट वाला देखिए आप लेक्चर ध्यान से। C12 का मतलब क्या, पहला रो डिलीट कर दीजिए और दूसरा कॉलम डिलीट कर दीजिए। पहला रो डिलीट कर दीजिए ये, और दूसरा कॉलम जो बचे 6 4 3 2, सो 6 4 3 2, वैल्यू निकालिए, 0 आ रहा है। C13 ऐसे ही निकालिए, 0 आ गया। C21 निकालिए, वो भी 0 आ गया। C22 निकालिए, वो भी 0 आ गया। C23 निकालिए, 0 आ गया। C31 भी 0 आ गया, C32 भी 0 आ गया, C33 0 आ रहा। आप सोच रहे होंगे कि इसमें सरप्राइज वाली बात ये है कि इसके सारे कोफैक्टर्स क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। सारे कोफैक्टर्स क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैंने डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में बताया था कि जहाँ पे 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसको ध्यान से देखिए, पहला कॉलम से अगर 3 कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 1। और लास्ट वाले कॉलम से अगर पहले वाले कॉलम से आपने अगर 3 कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, 1 2 1 1 2 1 ऐसे ही था। और लास्ट वाले कॉलम से आपने 2 कॉमन ले लिया तो फिर 1 2 1। तो यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स रखी है, इसके मतलब कि जितने भी रो कॉलम्स हैं सारे क्या आइडेंटिकल हैं। तो 2x2 के आप जितने भी माइनर बनाएंगे, ठीक है, या उनका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, वो सारे क्या देंगे, आपको 0 देंगे। तो अब क्या करो, आप रैंक की डिफिनीशन लगाओ, ठीक है। आप रैंक की डिफिनीशन से बोलो कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी। तो भाई अगर मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी तो उसका मतलब ये था कि 3x3 का एटलीस्ट एक माइनर आपको मिलना चाहिए जिसकी डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक है। बट ऐसा तो हुआ नहीं, यहाँ पे 3x3 का जो आपने माइनर बनाया उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला, वो तो 0 आ गया, तो रैंक 3 नहीं हो सकती है। फिर आपने बोला कि रैंक 2 होगी, ठीक है। रैंक 2 होगी तो उसका मतलब क्या है, रैंक 2 होगी उसका मतलब क्या है कि 3x3 का जितना भी माइनर हो उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो, बट
2 क्रॉस 2 का कम से कम एक माइनर ऐसा मिलना चाहिए जिसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो हो, तभी तो रैंक 2 हो पाएगी अपनी डिफिनीशन से। मैं फिर डिफिनीशन पे जाता हूँ। देखिए, ए नंबर आर इज सेट टू बी द रैंक, तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 रैंक होगी मैट्रिक्स की। देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 2, देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 2 whose determinant is not equal to 0 and if the matrix A contains any square sub matrix of order r plus 1, मतलब 2 plus 1 3, then the determinant of every square sub matrix A of order 3 should be 0। तो आपके इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 3 क्रॉस 3 की जो माइनर मिल रहा है, डिटरमिनेंट मिल रहा है, वो तो वैल्यू 0 मिल रहा है, लेकिन 2 क्रॉस 2 के भी जितने माइनर मिल रहे हैं, जितनी भी डिटरमिनेंट वैल्यू मिल रही है वो सारी 0 मिल रही हैं, तो रैंक ऑफ ए कांट बी 2। तो उस एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल में रैंक ऑफ ए 2 नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए आपकी 2 नहीं हो पाएगी। जो भी डिफिनीशन दी है उसी को बार बार अप्लाई करिए। क्यों नहीं 2 हो पाएगी? क्योंकि रैंक ऑफ ए 2 होने के लिए कम से कम एक माइनर, यहाँ पे कम से कम एक माइनर 2 क्रॉस 2 का नॉन जीरो वैल्यू दे और 3 क्रॉस 3 का जो माइनर हो वो वैल्यू 0 दे। तो 3 क्रॉस 3 का जो माइनर था उसकी तो वैल्यू 0 है, बट यहाँ 2 क्रॉस 2 के जितने भी माइनर हैं सबकी वैल्यू 0 आ रही है, कोई भी नॉन जीरो नहीं है। इसलिए रैंक ऑफ ए 2 नहीं होगी। बट ए इज नॉट ए नल मैट्रिक्स, ओनली नल मैट्रिक्स होती है उसकी जो रैंक होती है वो 0 होती है, और कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक हमेशा 1 या 1 से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसलिए रैंक ऑफ ए क्या हो गई? 1 हो गई। मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स नहीं है, तो रैंक ऑफ ए 0 नहीं हो सकती है, इसलिए रैंक ऑफ ए क्या हो गई? 1 हो गई। या आप यहाँ पे क्या कर लो, आप यहाँ पे फिर से डिफिनीशन लगाओ। यहाँ 1 क्रॉस 1 का कोई भी माइनर उठा लो 3, ये मैंने बोले थे 1 क्रॉस 1 का माइनर का मतलब है कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स ए का, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है? नॉन जीरो। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 है, रैंक ऑफ ए दिस मैट्रिक्स 1 है, तो मतलब 1 क्रॉस 1 का कम से कम एक माइनर ऐसा हो जिसकी वैल्यू नॉन जीरो हो, डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो हो, और 2 क्रॉस 2 के जितने भी माइनर हो उनकी वैल्यू डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो? 0 हो। तो यहाँ पे देखो सेटिस्फाई हो रहा। 1 क्रॉस 1 का आप कोई भी माइनर उठा लो, यहाँ पे उसकी वैल्यू नॉन जीरो है, बट 2 क्रॉस 2 के जितने भी माइनर होंगे उनकी सारी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे 0 आ रही है, तो रैंक ऑफ ए 1। ये वाली डिफिनीशन लगा दी फिर से। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैट्रिक्स थी उसकी रैंक 1 है। ठीक है, कैसे 1 है? देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 1 हुज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको वहाँ 1 क्रॉस 1 के कई सारे ऐसे माइनर या एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि नॉन जीरो हैं। और इफ द मैट्रिक्स ए कंटेन्स एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, 2, देन द डिटरमिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 मीन्स 1 + 1 2 शुड बी 0। तो उस केस में क्या है? 2 क्रॉस 2 के जितने भी माइनर मिल रहे थे, 9 माइनर या 9 कोफैक्टर्स मिल रहे, सबकी वैल्यू 0 है, तो रैंक ऑफ ए क्या हो गई? 1 हो गई। तो आपको जस्ट ऐसे ही डिफिनीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर ए m क्रॉस n मैट्रिक्स है, अगर ए m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो जो रैंक होगी वो लेस देन मिनिमम ऑफ m कामा n है। ए अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स, ए जो है उसका टाइप m क्रॉस n है, तो उस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो हमेशा छोटी या बराबर होगी मिनिमम ऑफ m कामा n। ठीक है, तो मान लो जैसे एग्जांपल के लिए मैं ए 5 क्रॉस 7 दूँ और आपसे पूछूं, तो आप लिख सकते हो कि रैंक ऑफ ए जो होगी वो मिनिमम और 5, 7 से छोटी होगी। तो आप लिख सकते हो कि रैंक ऑफ ए जो होगी वो 5 या 5 से छोटी होगी। इतना तो आप बता ही सकते हो इस नोट से। तो नोट का इस नोट का बहुत इंपॉर्टेंस है। जहाँ पे मैट्रिक्स ए m क्रॉस n टाइप की हो तो वहाँ रैंक आप लिख सकते हैं कि वो मिनिमम m कामा n से छोटी या बराबर होगी। रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। ठीक है, तो कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, तो उसकी जो रैंक होगी वो हमेशा n ही होगी। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने I3 लिया 3 क्रॉस 3, ठीक है, तो I3 का डिटरमिनेंट आपने निकाला, वो 1 आ गया, मतलब नॉन जीरो आ गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इसकी रैंक जो है 3 है। तो उसके लिए आप क्या बताओगे? डिफिनीशन लगाओगे। डिफिनीशन से आप क्या बोलोगे कि 3 क्रॉस 3 का मुझे एटलीस्ट एक माइनर ऐसा मिल गया है जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है, और उससे बड़े मतलब 4 क्रॉस 4
कि जो भी माइनर होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बट यहाँ तो 4x4 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, तो वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो मॉड I3 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ I3 इज 1 नॉन जीरो, सो I3 इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो रैंक ऑफ I3 कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। तो रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। नाउ दूसरा नोट, द रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। द रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मान लो कोई मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स कब कहलाती है, ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, यही दिया है I3 दिया है, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, हाँ नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स जो हैं जो कि जीरो नहीं है। तो कोई भी मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स कहलाती है उसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो हों। ठीक है, तो द रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हेंस द रैंक ऑफ नल आर जीरो मैट्रिक्स इज 0। तो अब ये देखिए आपने कैसे बोल दिया कि द रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा, एक एलिमेंट, मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पे एक मैं स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ली ए और मैंने ऐसे ही डिफाइन कर दिया 1 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने डिफाइन कर दी। तो यहाँ पे 2x2 के मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो पहले 0 हो गई। ठीक है, और 2x2 के M11 मतलब C11 जितने भी माइनर हैं 2x2 के वो भी 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे C11 0 होगा, C12 0 होगा, C13 0 होगा, C21 2x2 के जितने भी माइनर हैं वो सारे वैल्यू क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। ठीक है, आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए क्यों 0 आ रहा है। ठीक है, बट ये जो 1x1 का ये वाला एलिमेंट है ये, ठीक है, 1x1 का आप जो माइनर बनाएंगे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 1 है, वो 0 नहीं है। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, 1 होगी, इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 1 होगी। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक ऐसा मुझे 1x1 का माइनर मिला है जिसका वैल्यू नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है, और उससे बड़े 2x2 के जितने भी माइनर हैं सारी वैल्यू क्या है, 0 है। तो रैंक ऑफ ए क्या होगी, 1 होगी, बाय डिफिनीशन ओनली, बाय डिफिनीशन, जस्ट अप्लाई द डिफिनीशन। तो रैंक ऑफ ए क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो अब ये तो एक स्पेशल केस था, स्पेशल केस था। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो मैट्रिक्स आपकी ऐसे दी थी, एक कोई और नॉन जीरो मैट्रिक्स ऐसे ले सकते हो, मैं ऐसे भी ले सकता हूँ ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 होगी, बट 2x2 का एक माइनर मिल जाएगा आपको, ये 1 0 0 1 जो कि 1 दे देगा, जो कि 0 नहीं है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस मैट्रिक्स की रैंक 2 क्यों हो जाएगी, क्योंकि 2x2 का एटलीस्ट एक माइनर मुझे मिल गया जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, 1 है, नॉन जीरो है, और 2x2 से बड़े जितने भी माइनर हैं या डिटरमिनेंट है उनकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो रैंक ए हो गई 2 हो गई। तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो हम अगला पॉइंट देखते हैं। यस, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, द रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मैंने प्रूव कर दिया कि एक मैट्रिक्स में रैंक ऑफ ए 1 आ रही है और दूसरी नॉन जीरो मैट्रिक्स ए, जो नॉन जीरो मैट्रिक्स मैंने ये ली है, इसमें रैंक आपकी 2 आ रही है। तो कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक होगी या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। ठीक, फिर बोल रहा है द रैंक ऑफ नल आर जीरो मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, बोल रहा है द रैंक ऑफ नल आर जीरो मैट्रिक्स इज 0। तो सिर्फ जीरो मैट्रिक्स जो होगी या नल मैट्रिक्स होगी उसकी रैंक सिर्फ 0 होगी। द रैंक ऑफ नल आर जीरो मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ऑप्शन होता है 0, डज नॉट एग्जिस्ट, नो मीनिंग, और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको बताना है कि द रैंक ऑफ ए नल आर जीरो मैट्रिक्स इज 0, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखना है वहाँ पे। बहुत सारे लोग डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट लगा के ऑप्शन चले जाते हैं, सोचते हैं सही है, सही नहीं है। द रैंक ऑफ ए नल आर जीरो मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इक्लान फॉर्म पढ़ाएंगे, नॉर्मल फॉर्म बताएंगे, तो उससे आपको भी और भी क्लियर हो जाएगा कि द रैंक ऑफ ए नल आर जीरो मैट्रिक्स 0 क्यों होती है। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है आपको, ए मैट्रिक्स दी है 3x3 की, और पूछा जा रहा है कि रैंक ऑफ ए कितनी होगी।
ठीक है, तो आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए। तो आपने डिटरमिनेंट निकाला, सेम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, 4 इंटू 5 माइनस 5, तो आपका 24 माइनस 25 देन -2। इसके लिए आप डिटरमिनेंट वाला लेक्चर प्लीज़ पढ़िए। यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए मॉड ए इज इक्वल टू -2, देन ये चला जाएगा, ये चलेगा, 3 इंटू 6 -4 इंटू 5 20, देन +3 टाइम्स ये वाला, ठीक है, 15 माइनस 16। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, वो अगर नॉन जीरो आ जाता तो रैंक ऑफ ए 3 हो जाती, लेकिन डिटरमिनेंट ए 0 हो गया, और ये 3x3 का मैट्रिक्स है, या 3x3 का डिटरमिनेंट था, तो रैंक ऑफ ए 3 तो नहीं हो सकती। आप क्या बोलेंगे, आप रैंक ऑफ ए 2 है। आप बोल सकते हैं कि क्या रैंक ऑफ ए 2 है। तो रैंक ऑफ ए 2 प्रूव होने के लिए आप 2x2 का कोई भी एक ऐसा माइनर ढूंढ लीजिए जो नॉन जीरो वैल्यू दे रहा हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यही उठा लेता हूँ, या ये उठा लो या ये उठा लो, कोई भी उठा लो। ठीक है, तो मैं क्लियर करके थोड़ा दिखा देता हूँ आपको सही से। मुझे एक 2x2 का कोई भी माइनर उठाना है, तो मान लो मैं ये उठा लिया माइनर। ठीक है, तो मैंने उठाया 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई किया, कितना है 10 माइनस 12, ये आ गया -2, वैल्यू क्या है नॉन जीरो। ठीक है, तो ये वैल्यू नॉन जीरो आ गई, इसलिए रैंक ऑफ ए क्या हो गया, 2 हो गया। रैंक ऑफ ए 2 क्यों हो गया, क्योंकि 2x2 का मैंने एक डिटर्मिनेंट ढूंढा या माइनर ढूंढा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और उससे बड़ी 3x3 का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 0 है। तो बाय डिफिनीशन ऑफ रैंक ऑफ ए इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2x2 के बहुत सारे माइनर हो सकते हैं, 9 माइनर्स होंगे यहाँ पे। 2x2 के 9 माइनर्स या 9 को फैक्टर्स होंगे, मतलब 2x2 के 9 डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो। तो उसमें से आपको क्या करना है, कोई एक ढूंढ लेना है। तो या तो मैंने ये ढूंढ ली, या तो आप ये भी ढूंढ सकते थे। तो आपको सिर्फ एक ढूंढना है, नॉन जीरो दिखा देना है। मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी 2x2 का उठाया होता और उसकी वैल्यू 0 आ जाती, तो मैं ये नहीं बोलता रैंक ऑफ ए 2 नहीं होगी। तो मैं क्या करता, दूसरा 2x2 का माइनर ढूंढता, और तब तक ढूंढता रहता जब तक मुझे नॉन जीरो नहीं मिल जाता। जैसे आप देखेंगे ना, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, सारे ढूंढे। मैंने C11 ढूंढा, 0 आ गया, फिर मैंने C12 ढूंढा, फिर 0 आ गया, C13 ढूंढा, 0 आ गया। तो जब तक नॉन जीरो नहीं मिला मैं ढूंढता रहा, जब तक नॉन जीरो नहीं मिला मैं ढूंढता रहा। C31 भी 0 आ गया, C32 भी 0 आ गया, फिर C33 भी 0 आ गया। तो इसमें मैंने 9 माइनस ढूंढे सारे, एक 0 आ गया तो दूसरा ढूंढा, दूसरा 0 आ गया फिर तीसरा ढूंढा, तीसरा 0 आ गया तो चौथा ढूंढा, चौथा 0 आ गया तो पांचवा ढूंढा, पांचवा 0 आ गया तो छठा ढूंढा, छठा 0 आ गया तो सातवां ढूंढा, सातवां 0 आ गया तो आठवां ढूंढा, आठवां 0 आ गया तो नौवां ढूंढा, वो भी 0 आ गया। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे 2x2 के जितने भी माइनर हैं सबकी वैल्यू 0 आ रही है, तो रैंक ऑफ ए 2 नहीं हो सकती है। तो आपको रुकना नहीं है। आपका 2x2 का अगर एक माइनर का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो आपको दूसरा ले लेना है, क्या पता वो नॉन जीरो आ रहा हो। तो हमें कम से कम एटलीस्ट एक 2x2 का माइनर ढूंढना है, वो अगर नॉन जीरो हो जाएगा तो रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगी। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं ये कन्वे करना चाहता था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखिए, ये आपको क्या है, वो नहीं दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये मैट्रिक्स है बट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालें, इस टाइप की मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालें, तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कामा n, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कामा n। अभी मैंने बताया था कि रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कामा n, और m n क्या है, ये नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं। तो आपको पता चल गया कि रैंक ऑफ ए जो है या तो 2 होगी या 2 से छोटी होगी। तो यहाँ पे आप क्या करो, 2x2 के एटलीस्ट एक ऐसा माइनर ढूंढ लो जिसकी वैल्यू क्या हो, डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो हो। तो मैंने पहले यही उठा लिया 2 4 3 4। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम भी ले सकते थे। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ये कॉलम ले सकते थे और लास्ट वाला कॉलम ले सकते थे, फर्स्ट कॉलम में लास्ट कॉलम। या आप ले सकते थे C2, ये आपका C2 है, सेकेंड कॉलम लिया, और 3 1 C3 कॉलम लिया, या 4 5 C2 लिया और लास्ट कॉलम C4 लिया।
तो आप 2x2 का कोई भी माइनर बना सकते हैं, आप फ्री हैं। वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे माइनर चूज करना है, ठीक है। तो मैंने ये माइनर लिया, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला तो कितना आएगा 10 - 12 तो क्या आ गया -2 जो कि नॉन जीरो है। तो आपको कम से कम एक एटलीस्ट एक ऐसा 2x2 का माइनर चाहिए था जो कि नॉन जीरो हो, है। तो देयर इज नो माइनर ऑफ ए आर्डर ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो हेंस रैंक ऑफ ए क्या हो गई 2 हो गई। आपने 2x2 का माइनर निकाला, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला, वो कि नॉन जीरो आ गई है, ठीक है। उससे बड़ा कोई माइनर है नहीं, यहाँ पे 3x3 का कोई माइनर है नहीं, तो रैंक ऑफ ए क्या हो गई 2 हो गई। अच्छा, अब हम बात करेंगे थोड़ा थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस की, ठीक है। ये जो भी रैंक निकालना है और ये जैसे सॉल्व करना है, रैंक निकालो किसी मैट्रिक्स का, ये तो आपको कोई भी पढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते हैं तो थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज वन, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखिए, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज वन। तो इसके लिए मैं एक स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है और मैंने सारे एलिमेंट क्या कर दिए हैं 1 1 कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट ऑफ ए मॉड ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। अब अगर C11 आप बनाएंगे तो भी 0, आप C12 बनाएंगे, ठीक है, -C12 क्या आएगा, फर्स्ट रो डिलीट कर दीजिए और सेकेंड कॉलम डिलीट कर दीजिए तो भी क्या आएगा 1 1 1 1, ये भी 0 आ गया। आप C13 निकालेंगे तो भी क्या आएगा 1 1 1, ये भी 0 आ जाएगा। आप C21 निकालेंगे वो भी 0 आ जाएगा, C22 निकालेंगे वो भी 0 आ जाएगा, C23 निकालेंगे वो भी 0 आ जाएगा, C31 निकालेंगे वो भी 0 आ जाएगा, C32 निकालेंगे वो भी 0 आ जाएगा, C33 निकालेंगे वो भी 0 आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ 1x1 का जो सब मैट्रिक्स है, ये 1x1 का, ठीक है, इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 1 रहेगा, वो नॉन जीरो है। तो रैंक ऑफ ए क्या हो गई 1 हो गई। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, आप बोलेंगे कि यहाँ पे 9 एलिमेंट है जो कि 1x1 में जिनकी डिटरमिनेंट वैल्यू 1 होगी, 0 नहीं होगी, और उससे बड़े 2x2 के जितने भी माइनर हैं उनकी सबकी वैल्यू क्या है 0 है। तो रैंक ऑफ ए हो गई 1। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, ऑल द 2 रोड माइनस ऑफ ए ऑब्वियसली वैनिश बट ए इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, हेंस रैंक ऑफ ए इज 1। तो 2x2 के जितने भी आप माइनस या कोफैक्टर या डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे वो वैनिश हो जाएंगे, मतलब उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। बट ए इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, और नॉन जीरो मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो 1 होती है, 1 से बड़ी होती है, 2 हो नहीं सकती। तो रैंक ऑफ ए क्या हो गई 1 हो गई। अब ये बात है कि ए इज ए नॉन जीरो कॉलम एंड बी ए नॉन जीरो रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो मतलब ऐसे ले सकते हो, ए नॉन जीरो कॉलम मीन्स ऐसे, ठीक है, या और मतलब कि 0 1 0 0, मतलब 4x4, मतलब मैं 4 रोज 1 कॉलम का दिखा रहा हूँ, 0 0 1 0 लाइक करके, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो 1 1 1 1 1, चारों एलिमेंट नॉन जीरो, ठीक है। तो ए इज ए नॉन जीरो कॉलम, मतलब ए इज ए नॉन जीरो कॉलम मतलब कम से कम उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट 0 नहीं है, ठीक है। बी इज ए नॉन जीरो रो मैट्रिक्स, तो बी एक रो मैट्रिक्स आपने ली, तो उसमें क्या कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन जीरो नहीं है। फिर क्या किया आपने, दोनों को प्रोडक्ट कर दिया ए इंटू बी, तो ये आ जाएगा। ये सिंपल है प्रोडक्ट करना, और इसके लिए आप मेरा लेक्चर दे सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस लेक्चर 3, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको प्रोडक्ट कर दिया सारा, ठीक है। तो जब आपने प्रोडक्ट कर दिया तो आप ये देखिए कि मान लो A11 नॉन जीरो हुआ बट B11 जीरो हुआ, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। मान लो A11 जीरो हुआ, B12 जीरो हुआ, तो 0 हो जाएगी। तो ऐसे करके सारे एलिमेंट यहाँ पे 0 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा एक एलिमेंट होगा जो सरवाइव करेगा जहाँ पे ए का एक एलिमेंट नॉन जीरो और बी का वही एलिमेंट कोई एलिमेंट नॉन जीरो, उसका जो प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो मान लो जैसे A21 नॉन जीरो है ए में और B12 नॉन जीरो है बी में, तो आपका ये जो एलिमेंट होगा ये आपका 0 नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो सकते हैं 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि 2x2 3x3 4x4 जितने भी आप माइनर बनाओगे सबकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगी 0।
बट वो 1x1 का ये एलिमेंट जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है, बिकॉज A21 जीरो नहीं है और B12 जीरो नहीं है, वो जो होगा 1x1 का माइनर होगा जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो रैंक कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैं वही चीज़ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सिंस A एंड B आर नॉन जीरो मैट्रिसेस, AB will also be a non-zero matrix. The matrix AB will have at least one non-zero element obtained by multiplying corresponding non-zero elements of A and B. तो जो A मैट्रिक्स है उसका जो एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा और B मैट्रिक्स में एक जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसका मल्टीप्लिकेशन से जो भी एलिमेंट जनरेट होगा बनेगा, वो मैट्रिक्स AB का एटलीस्ट वही वो नॉन जीरो एलिमेंट होगा ही होगा। ठीक है, so all the two root minors of A obviously vanish, but A is a non-zero matrix, hence rank of AB is 1. So यहाँ पे मैं करेक्शन है, यहाँ पे AB आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो but AB is a non-zero matrix, hence rank of AB is 1. प्रोडक्ट का निकालना था। ठीक है, अब देखिए बात कर रहा है A is a n root square matrix of rank n minus 1, then adjoint of A not equal to 0. ठीक है, A इज एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रैंक n माइनस 1। ठीक है, A मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, और आपसे मैं बोल रहा हूँ कि रैंक ऑफ जो A होगी वो बोल रहा है n माइनस 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोई मैट्रिक्स की अगर रैंक कोई मैट्रिक्स A n क्रॉस n है, उसका रैंक अगर n है तो मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तभी तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। बट यहाँ बोल रहा है कि A n क्रॉस n तो है बट उसकी रैंक जो है उससे एक कम है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या, 0 है। ठीक है, और जब एडजॉइंट ऑफ ए हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, C11 C12 C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 एंड C33। ठीक है, ये 9 कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, और उसमें से एक नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन के लिए यान आप 3 ले लीजिए और फिर सोचिए, इस क्वेश्चन के लिए आप 3 ले लीजिए और सोचिए कि ए 3x3 की मैट्रिक्स है और रैंक 2 है उसकी, तो इसका मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है। यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, उसकी रैंक 2 है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा। बट ये 9 जो को फैक्टर्स हैं उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए में क्या रखते हो, यही को फैक्टर्स तो रखते हो, तो जो यहाँ पे 2x2 का को फैक्टर होगा या माइनर होगा या डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगी, वो एडजॉइंट ऑफ ए में जाएगा। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए का कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो होगा, क्यों होगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए कितनी है, 2 है, तो यहाँ कम से कम एक माइनर ऐसा मिलेगा जो कि नॉन जीरो होगा, और वही एलिमेंट जा रहा है एडजॉइंट ऑफ ए में। तो एडजॉइंट ऑफ के ए के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, हो सकते हैं, बट एक एलिमेंट जो यहाँ पे को फैक्टर नॉन जीरो होगा वो वहाँ पे जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स होगी उसको क्या बना देगा, नॉन जीरो बना देगा। तो आपको ऐसे सोचना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट अल्टर ऑन अफिक्सिंग एनी नंबर ऑफ एडिशनल रोज और कॉलम्स ऑफ 0। ठीक है, तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो इस केस में, तो जैसे ये थी मैट्रिक्स, अगर आप इसकी रैंक कितनी है, 2 है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 4 3 2 एंड 3 5 1 4, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक रो 0 यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है, और एक कॉलम भी 0 डाल रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछूं कि इसकी रैंक कितनी होगी, तो इसकी रैंक 2 ही रहेगी। ठीक है, रैंक 2 ही रहेगी। ठीक है, रैंक 2 ही रहेगी। तो किसी मैट्रिक्स की रैंक अगर n है, अगर उसमें आप कितने भी नंबर ऑफ 0 रोज एंड 0 कॉलम्स ऐड कर दें, उस मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो यह याद रखिए आप। तो ये क्वेश्चन हो गया, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट अल्टर ऑन अफिक्सिंग एनी नंबर ऑफ एडिशनल रोज और कॉलम्स ऑफ 0। तो ये याद रखिए आप। ठीक है, फिर अब बात करते हैं, द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और बहुत यूज होगा ये आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर चैप्टर में, या जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे उसमें ये रिजल्ट यूज होता है। तो है, द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। मतलब लिख सकते हो कि रैंक ऑफ ए जो है वो बराबर होती है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे
लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, इसका ए ट्रांसपोज निकाल लो। तो ट्रांसपोज में पता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब जो नंबर ऑफ रोज ए की है वो नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाता है, और जो नंबर ऑफ कॉलम है ए का वो नंबर ऑफ रोज बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, एन क्रॉस एम, बोला जैसे मैंने बोला, चेंज इंटरचेंज हो जाता है। और एलिमेंट्स अगर बी जे आई हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए आई जे के। तो इसके लिए आप मेरा लेक्चर 2 पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ाया हुआ है, लेक्चर 4 आई थिंक। ठीक है, तो बी जे आई इक्वल टू ए आई, जिसमें मैंने सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाया, वो लेक्चर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बी जे आई इक्वल टू ए आई जे। और मैं जैसा कि पहले बोल चुका हूँ कि जब आप कोई भी मेरा लेक्चर पढ़ रहे हैं तो मतलब कूद कूद के मत आइए, शुरुआत से पढ़िए। ठीक है, नहीं तो ये फिर चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर से यूज कर रहा हूँ, और ये सोच के यूज़ कर रहा हूँ कि वो लेक्चर आपने ऑलरेडी देख रखे हैं। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सारा सब कुछ समझना चाहते हैं, तो इससे पहले जो भी मैंने लेक्चर पढ़ाए हुए हैं उसको पढ़िए, और फिर इस लेक्चर को पढ़िए। ये लेक्चर पढ़े रहेंगे, कहीं भागे नहीं जा रहे, मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ही है। तो ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी जे आई एन क्रॉस एम, वेयर बी जे आई इज इक्वल टू ए आई जे। अब मान लो सपोज रैंक ऑफ ए इज आर। ठीक है, आपने मान लिया कि रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स ए है वो आर है। अब आपको प्रूव करना है कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज भी आर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए अगर आर है तो वहाँ पे क्या मिलना चाहिए, एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जो ए है उसका एक आर क्रॉस आर का आपको ऐसा डिटरमिनेंट मिलना चाहिए जिसकी वैल्यू 0 ना हो। तो वही लिख रहा हूँ, देन देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर हुज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो जो सब मैट्रिक्स है उसका नाम मैंने बी दे दिया है। तो लेट बी ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या 0 नहीं है। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी 0 नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, बी ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। सो ई बी ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बी, देन बी ट्रांसपोज विल बी सब मैट्रिक्स किसकी हो जाएगी, ए ट्रांसपोज की। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं अब प्रूव करना चाह रहा हूँ रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज भी आर होगा। तो मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स में एक मैंने सब मैट्रिक्स बी ले ली है आर क्रॉस आर की, जिसकी डिटरमिनेंट 0 नहीं है, और उसका ट्रांसपोज निकाल दिया है। तो जब वो ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो सब मैट्रिक्स किसकी होगी, ए ट्रांसपोज की। बट हम क्या जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर होता है। ये मैंने डिटरमिनेंट वाले चैप्टर लेक्चर में प्रूव किया है, आप देखिए उसको। बट डिटरमिनेंट ऑफ आपकी बी क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या है आपकी, नॉन जीरो है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज आपकी क्या हो जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया, यहाँ से आपको ये पता चल गया, हेंस रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो गई। अब ये बताइए कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज मैंने आर क्यों नहीं लिखी। ठीक है, क्यों इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि आपको ये पता है कि आर्डर आर क्रॉस आर का जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू नॉन जीरो ही, और आपने ये नहीं प्रूव किया है कि उससे जो बड़ा आर प्लस वन क्रॉस आर प्लस वन का डिटरमिनेंट होगा वो जीरो ही होगा। अगर ये आपको पता चल जाए तो आप लिख दोगे रैंक ऑफ बी कितनी है, आर है। ठीक है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज कितनी है, आर है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ऑन द अदर हैंड आपने दिया इफ ए ट्रांसपोज कंटेन्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स सी ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन। अब वही देखिए आर प्लस वन है, आर प्लस वन का डिटरमिनेंट हमें वैल्यू क्या दिखानी, 0। अगर वो हम दिखा ले गए तो उससे छोटी वो रैंक हो जाएगी। ठीक है, सेम डिफिनीशन अप्लाई करनी है आपको बार बार। ऑन द अदर हैंड इफ ए ट्रांसपोज कंटेन्स ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स सी ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, देन करस्पॉन्डिंग टू सी ट्रांसपोज इज सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, बट द रैंक ऑफ ए इज आर। ध्यान दीजिए, ऑन द अदर हैंड इफ ए ट्रांसपोज कंटेन्स ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स सी ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, देन करस्पॉन्डिंग टू सी ट्रांसपोज इज सब मैट्रिक्स ऑफ ए। अरे भाई ए ट्रांसपोज जो है उसके अंदर कोई सी मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स है, तो सी ट्रांसपोज जो होगी वो सब मैट्रिक्स किसकी होगी, ए की हो जाएगी। तो जस्ट रिवर्स, सी ट्रांसपोज इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, बट द रैंक ऑफ ए इज आर। ठीक है, रैंक ऑफ ए कितनी है आपको आर पता है, रैंक ऑफ ए आर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप रैंक ऑफ ए आर है। ठीक है, रैंक ऑफ ए आर है, तो मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि आर प्लस वन के जितने भी माइनर होंगे उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी ना। रैंक ऑफ ए अगर आर है तो
R+1 क्रॉस R+1 के जितने भी माइनर होंगे उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी, और कम से कम एक ऐसा माइनर ऑर्डर R का होगा जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगी। तो आप ये बोल रहे हो कि C ट्रांसपोज इज सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर R+1 बट द रैंक ऑफ ए इज R, रैंक ऑफ ए इज R, तो डिटरमिनेंट ऑफ C क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि C का जो ऑर्डर है वो R+1 का है, ठीक है। सो दस A ट्रांसपोज कैन नॉट कंटेन एन R+1 रोड स्क्वायर सब मैट्रिक्स विद नॉन जीरो डिटरमिनेंट। सेम बात फिर से बोल दी। Thus A transpose cannot contain an R+1 road square submatrix with non-zero determinant. Hence रैंक ऑफ A ट्रांसपोज कितनी हो गई? छोटी हो गई R से। तो ये एक है और ये दो है। तो एक बोल रहा है कि रैंक ऑफ A ट्रांसपोज R से बड़ा है या बराबर है, और दूसरा बोल रहा है कि रैंक ऑफ A ट्रांसपोज R से छोटा या बराबर है। तो दोनों अगर कंबाइन करोगे, ये कंबाइन करोगे, ये कंबाइन करोगे, तो ये क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी आप याद कर सकते हैं कि A लेस देन B, B लेस देन A, तो इम्प्लाई करता है A इज इक्वल टू B। ठीक है, मैथमेटिशियन इसको बहुत यूज करते हैं कि, ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ आपको प्रूव करानी है, दो चीज़ें बराबर दिखानी है, तो आप दिखा सकते हो। जैसे कि आप ये भी याद रख सकते हो कि अगर A सबसेट ऑफ B है और B आपने सबसेट ऑफ है, तो आप क्या कर देते हो? A इज इक्वल टू B। ठीक है, तो अगर दो चीज़ें इक्वल दिखानी है तो पहले दिखा दो एक चीज़ दूसरे में है और दूसरी चीज़ दूसरे में है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखिए। अच्छा, हमारे साथ बने रहिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आने वाली हैं और हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 15 मिनट मुझे और चाहिए। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू द रैंक ऑफ एवरी सब मैट्रिक्स देयर ऑफ। तो जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी उसकी सारी सब मैट्रिसेस से। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो जैसे यहाँ आ जाओ, पहले मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये स्लाइड नंबर मेरी है 17, तो ये आ जाओ, एक हम यहाँ ये देखिए। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स ली थी 4x5 की, और उसके बाद हमने कितनी वो बनाई थी, सब मैट्रिक्स बनाई। यहाँ पे देखो 4x4 की बनाई, 3x3 की बनाई, 2x2 की बनाई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इस मैट्रिक्स की रैंक निकालो आप, तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो हमेशा बड़ी या बराबर होगी उसकी सारी सब मैट्रिसेस की। ठीक है, तो अब हम रिटर्न करते हैं 17 स्लाइड पे और इसको देखते हैं। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू द रैंक ऑफ एवरी सब मैट्रिक्स देयर ऑफ। तो लेट A1 be a sub matrix of the matrix A, let A1 be a sub matrix of the matrix A, let R be the rank of the matrix A1। ओके, लेट A1 भी सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स A दी है, उसकी आपने सब मैट्रिक्स A1 बनाई है। ठीक है, और मान लिया कि उसकी रैंक R है, देन मैट्रिक्स A1 मस्ट हैव एटलीस्ट वन R रोड माइनर नॉट इक्वल टू 0। ये तो डिफिनीजन है रैंक की। अगर आपने बोल दिया कि कोई मैट्रिक्स A है, उसकी रैंक R है, तो R क्रॉस R का कम से कम एक ऐसा माइनर होना चाहिए जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो? नॉन जीरो। तो सेम बात वो कह रहा है। तो आपको देखो स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करना है, डिफिनीशन से जो दिया है उसको उठा के फॉलो करना है। ठीक है, सो लेट A1 बी ए सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, लेट R बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A1, देन द मैट्रिक्स A1 मस्ट हैव एटलीस्ट वन R रोड माइनर नॉट इक्वल टू 0। एवरी R रोड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स A1 विल आल्सो बी एन R रोड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए। देखो फिर वही कर दिया। ठीक है, अगर आपके पिताजी हैं और आप उनके बच्चे हैं तो यही बोला जाए ना कि आप उनके बच्चे हैं या वो आपके पिताजी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो है, जो A1 में एलिमेंट आ रहे हैं वो आ कहाँ रहे हैं? ए से ही तो आ रहे हैं। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है, एवरी R रोड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स A1 विल आल्सो बी एन R रोड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स A, therefore the matrix A will have at least one R road minor not equal to 0, hence the rank of the matrix A will be greater than equal to R। ठीक है, अब वो ग्रेटर देन इक्वल टू R क्यों होगा? वो R क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपने बोला है कि R रोड माइनर जो है नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन A मैट्रिक्स जो है उसमें R+1 क्रॉस R+1 के भी एलिमेंट हो सकते हैं ना, और हो सकता है कि उसमें से कोई डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। चलो इसको हम फिर से एक अच्छे से समझा देते हैं वही वाला एग्जाम्पल लेके। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे आपने ये जो मैट्रिक्स दी थी 4x5 थी। ठीक है, इसके आपने क्या बनाए? 4x4 के बहुत सारे माइनर बनाए, आपने 3x3 के भी यहाँ माइनर बनाए। ठीक है,
तो ये मान लो एक आपकी सब मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको एक सब मैट्रिक्स ले लो, ये मान लो उस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू आपने निकाला, ये नॉन जीरो आ गई, ठीक है। तो आपकी जो सब मैट्रिक्स है ये मान लो ये सी है, तो आप बोल सकते हो कि रैंक ऑफ सी आप बोल सकते हो कि 3 है। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि इसमें 3x3 का डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो आ गया। बट जो मैट्रिक्स है उसमें 4x4 के भी माइनस रखे हुए हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू रखे हुए हैं, और हो सकता है कि ये 4x4 में कोई नॉन जीरो हो जाए, तो मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। लेकिन ये जो सब मैट्रिक्स है इसकी डिटरमिनेंट क्या, इसकी रैंक क्या रहेगी? 3 ही रहेगी, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए जो हो गई वो बड़ी होगी 3 से, क्योंकि यहाँ 4x4 के भी माइनर हैं बहुत सारे, और उसमें से हो सकता है कोई नॉन जीरो हो जाए, तो रैंक ऑफ ए मतलब 3 से बड़ी हो जाएगी। तो वही मैं कहना चाह रहा था यहाँ पे 17 स्लाइड में। यस, तो हो सकता है आप इसको अगर नहीं समझ पाए हों तो इसको स्लोली समझने की कोशिश करिए, और इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल बनाइए, और एग्जाम्पल को ऐसे रिलेट करिए जैसे मैंने भी दिखाया, स्लोली आपको आ जाएगा, ठीक है। कुछ देर और बने रहिए हमारे साथ। अब हम बात करते हैं नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रैंक 1। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक आपको मैट्रिक्स दी जाएगी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, और ये मैंने बताया था कि ए आई जे जो हो जाए वो माइनस ए जे आई के, ठीक है। डिफिनीसन ये है इसकी डिफिनीसन, ठीक है। ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जाई, और ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो इसके लिए मैंने पूरा एक लेक्चर लिया हुआ है 2-3 घंटे का, उसको आप देखिए ध्यान से। तो ये बोल रहा है कि नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रैंक 1। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी रैंक जो होगी 1 नहीं होगी, चाहे और कुछ भी हो, ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता है व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द रैंक ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे पूछ लेते हैं क्या 1 हो सकती है? तो आपको बोलना 1 नहीं होगी, और कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप पहले क्या करिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए। तो मैंने बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, वाला लेक्चर जरूर सुनिए अगर ये आप क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्यों 0 होते हैं वो मैंने उस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ जो आ रहा है उसका माइनस यहाँ रख दीजिए, जो यहाँ आ रहा है उसका माइनस यहाँ रख दीजिए, और ये जो यहाँ आ रहा है इसका माइनस यहाँ रख दीजिए। अब ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस ए आएगा, ठीक है। तो ये आप ए जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3x3 की। अब मान लो कि ए बी सी आर आल 0 हो गए, ए बी सी जो दिए हैं सारे 0 हो गए। तो अगर ए बी सी सारे 0 हो गए तो ये ए मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स कहाँ बची? तो जीरो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। देन ए विल बिकम ए जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? 0 होती है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। अब मान लो कि ये 3x3 मैट्रिक्स है और इसमें कोई कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट है जो 0 नहीं है। सो इफ एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी से नॉट इक्वल टू 0। सो मान लिया मैंने सी 0 नहीं है या ए 0 नहीं है, ठीक है। तो अगर सी 0 नहीं है तो आप क्या करिए, 2x2 का ऐसा माइनर उठाइए, ऐसा 2x2 का उठाइए जिसमें सी आ रहा हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला उठा रहा हूँ, 2x2 का मैं ये उठा रहा हूँ। तो मैंने उठाया 0 सी माइनस सी 0, और इसका मैंने डिटरमिनेंट निकाला 0 प्लस सी स्क्वायर, और किसी क्वांटिटी का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। 0 नहीं होगी कभी, समझ रहे हो ना बात? तो ये नॉन जीरो हो गई, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो आपने एज्यूम किया कि ए नॉन जीरो है। तो अगर ए नॉन जीरो है तो आपको उठाना है ये वाला 2x2 का माइनर, ये वाला उठा लो, ठीक है। तो फिर निकालो, फिर 0 प्लस ए स्क्वायर आ गया, और ये परफेक्ट ए कोई भी क्वांटिटी हो उसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, वो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, ठीक है। तो और अगर ए 0 नहीं है, अगर ए 0 होता तो 0 आने के चांस है, बट आप बोल रहे हो ए 0 नहीं है, तो ए स्क्वायर क्या होगा? कभी 0 नहीं होगा, ठीक है, नॉन जीरो हो गया। तो मतलब क्या हो गया, 3x3 मैट्रिक्स थी, उसका डिटर्मिनेंट 0 हो या ना हो, बट उसमें 2x2 का एक ऐसा माइनर आपको मिल गया है जो कि नॉन जीरो है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी? 2 तो हो ही जाएगी। देन एटलीस्ट 1 2 रोड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, ओके। देन आप लिख सकते हो कि देयरफॉर रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 होगी या 2 से बड़ी हो जाएगी। Thus in either of the case the rank of the matrix is not equal to 0। जब ए बी सी सारे 0 हैं तब आपकी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ रही? 0 आ जाएगी, 0 मैट्रिक्स बन जाएगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 0 आ रही, 1 नहीं आएगी। और जब ए बी सी में कोई 1 या 2 या 3 0 नहीं है, ठीक है, तो आपकी रैंक जो है वो 2 से बड़ी हो रही है, 2 हो रही है या 2 से बड़ी हो रही है, ठीक है। तो 1 कभी नहीं आएगी।
ठीक है। अब ये कुछ मैं आपको छोटे छोटे चीज़ें बता रहा हूँ और इनका प्रूफ मैं करूँगा, अभी नहीं करूँगा, इनका प्रूफ करूँगा जब मैं लीनियर अलजेब्रा आपको बताऊँगा, जहाँ मैं बताऊँगा रो रैंक के बारे में बताऊँगा, कॉलम रैंक के बारे में बताऊँगा, फिर बताऊँगा कि रो रैंक, कॉलम रैंक और रैंक बराबर होती है। ठीक है, तो वहाँ पे इन सब का प्रूफ करूँगा। अभी जस्ट आपको नोट दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो द रैंक ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स। तो ये याद रखिए, रैंक ऑफ ए बी जो होगी छोटी होगी रैंक ऑफ ए से, और रैंक ऑफ ए बी होगी छोटी या बराबर होगी रैंक ऑफ बी के। ये बहुत सारे क्वेश्चन निकालने में आपकी मदद करेगा। तभी मैं बोल रहा था कि कुछ बहुत धमाकेदार प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं। अगर आप लास्ट तक बने हुए हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ आप अगर सीख जाते हैं तो बहुत क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बताएं कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो ये याद रखिए, रैंक ऑफ ए बी जो होगा लेस देन होगा रैंक ऑफ ए के, और रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ बी के। ठीक है, तो याद रखिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो छोटी या बराबर होगी किसी भी मैट्रिक्स से। ठीक है, फिर दूसरा नोट बहुत अच्छा है, द रैंक ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट अल्टर बाय प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन विद ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट अल्टर। मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसकी रैंक 2 आ गई, और उस मैट्रिक्स में आपने किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रैंक चेंज नहीं होगी। वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी उस मैट्रिक्स की रैंक जो है 2 ही रहेगी। ठीक है, तो इस पे हम आपको थोड़ा चर्चा बता सकते हैं कि मान लो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो रैंक ऑफ ए आपकी 2 है, मान लो रैंक ऑफ ए 2 है। ठीक है, और बी आपने एक मैट्रिक्स ली जो कि क्या है, बी एक मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। ठीक है, बी एक मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट 0 नहीं, मतलब बी नॉन सिंगुलर है। तो आप ए इंटू बी कर दिया और बी इंटू ए कर दिया। ठीक है, और इसकी आप अगर रैंक निकालते हैं तो वो भी 2 ही आएगी, वो चेंज नहीं होगी। देखिए कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट है। ठीक है, अब इसको सोचिए सोचिए और रिलेट करने की कोशिश करिए कि कहाँ आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका आप प्रूव भी कर सकते हैं, इसका आप प्रूव भी कर सकते हैं। मतलब सिंप्लीफाई कर लीजिए, कोई ए ले लीजिए, उसकी रैंक निकालिए, फिर बी कोई ले लीजिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फिर ए इंटू बी करिए, फिर रैंक निकालिए। देखिए बराबर आ रही कि नहीं आ रही, मतलब मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वेरीफाई कर लीजिए एक बार। ठीक है, अच्छा, अब ये 2 इम्पॉर्टेंट ऐसे रिजल्ट हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। ठीक है, मुझे बहुत पसंद हैं। जब मैं IIT JEM की तैयारी कर रहा था तो मैंने इनको जब पढ़ा था तो मैं बहुत खुश हो गया था कि अरे इन 2 रिजल्ट से तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं करके दिखाऊंगा 2-3 क्वेश्चन इन्हीं 2 रिजल्ट पे। ठीक है, तो बोल रहा है द रैंक ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सीड द सम ऑफ दियर रैंक्स। मतलब रैंक ऑफ ए प्लस बी ये आएगा, रैंक ऑफ ए प्लस बी छोटा या बराबर होगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। याद कर लीजिए, रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। अभी इसका हम यूज करेंगे कुछ क्वेश्चन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, इफ ए कामा बी आर टू एन रोड स्क्वायर मैट्रिसेस देन रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, बहुत सारे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन निकाल सकते हैं इससे। अब इसका प्रूफ क्या है, जब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ाएंगे, बेसिस डायमेंशन बता देंगे, तब इनका हम प्रूफ बताएंगे आपको। ठीक है, अभी याद कर लीजिए कि ए बी टू एन क्रॉस एन की मैट्रिसेस हैं, और तो रैंक ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे तो हमेशा आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। अब ये 2 रिजल्ट आपको याद हो गए। अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है आपका if A be any non-singular matrix and B a matrix such that A B exist। A कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और B एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कन्फॉर्मेबल है A से मल्टीप्लाई करने में, तो A B प्रोडक्ट एग्जिस्ट हो रहा है। देन बोल रहा है कि A B एंड B हैव द सेम रैंक। अभी यही चीज़ मैंने आपको वेरीफाई करने के लिए बोली थी। ठीक है, कोई B मैट्रिक्स है, उसका आप A मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप बोलो प्रूव करना है आपको A B और B का रैंक सेम होगा। यस, तो सिंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कोई बात नहीं। फिर क्या करो, सी इज इक्वल टू ए बी ले लो। सी इज इक्वल टू ए बी क्यों ले लिया, क्योंकि हमें प्रूव करना है रैंक ऑफ सी और ए बी इज इक्वल टू बी। तो सी इज इक्वल टू ए बी है, बट ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से। सो ऐसे है, सी इज इक्वल टू ए बी और दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स ए और बी एसोसिएटिव ला लगा दो, तो ये तो आइडेंटिटी हो गया, तो इधर आ जाएगा ए इनवर्स सी इज इक्वल टू बी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको पता चल गया बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी।
बट अभी आपने प्रूव किया था कि रैंक ऑफ बी मतलब रैंक ऑफ ए इनवर्स सी, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का जो रैंक होता है वो हमेशा छोटा होता है आइदर ऑफ द मैट्रिक्स से। तो रैंक ऑफ ए इनवर्स इंटू सी छोटा होगा रैंक ऑफ ए इनवर्स से, आर छोटा होगा रैंक ऑफ सी से। तो रैंक ऑफ ए इनवर्स सी मैंने ले लिया, छोटा है रैंक ऑफ सी से। अब इधर आ जाओ, रैंक ऑफ सी है क्या, रैंक ऑफ ए बी, सी की वैल्यू रख दो ए बी। तो रैंक ऑफ सी इजिकल टू रैंक ऑफ ए बी, सी की वैल्यू रख दी ए बी। अब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस की जो रैंक होती है वो छोटी होती है, या रैंक ऑफ ए बी छोटी होती है रैंक ऑफ ए से, या छोटी होती है रैंक ऑफ बी से। तो आपको आपको इससे इधर से मिला रैंक ऑफ सी, आपको मिला लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी, ये नंबर 1 मिला। और यहाँ से आपको मिला रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ सी। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका था, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन ए, तो कितना आ गया, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जो रिजल्ट मैंने आपको यहाँ वेरीफाई करने के लिए बोला कि ए मैट्रिक्स है उसकी रैंक 2 है, बी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका ए से बी का ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रैंक 2 रहेगी, चेंज नहीं होगी, उसका मैंने यहाँ थ्योरेटिकल प्रूफ आपको दे दिया है। चलिए 2-3 मिनट और रहिए हमारे साथ, ख़त्म कर देते हैं इसको। ए इज ए एन क्रॉस एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, इडेम्पोटेंट आइडेम्पोटेंट जो भी, तो ए इज ए एन क्रॉस एन इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन, ये आपको प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत जगह पूछा जाता है ये। तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, देखिए हम अभी जो भी रिजल्ट हमने बताए हैं उन्हीं को यूज करेंगे, जिनका हमने अभी प्रूफ नहीं दिया है, हम अगले लेक्चर में देंगे। सो ए इज ए एन क्रॉस एन इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि ए स्क्वायर निकालो वो ए के बराबर आ जाए, तो इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस ए इजिकल टू जीरो, आर ए माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू जीरो, सेम चीज़। ए कामन ले लो तो आ जाएगा ए इंटू आई एन माइनस ए इजिकल टू जीरो। और अभी मैंने बताया था कि रैंक ऑफ ए इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। ये रिजल्ट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मैं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट आप अप्लाई कर दो ए मैट्रिक्स और आई एन माइनस ए के लिए। बी ले लो आपकी आई एन माइनस ए, तो क्या आ जाएगा रैंक ऑफ ए इंटू बी, बी इज आई एन माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, बी जो है आई एन माइनस ए माइनस एन। ठीक है, बट यहाँ आप बोल रहे हो कि ए इंटू आई एन माइनस ए क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो आ गया रैंक ऑफ ए इंटू आई एन माइनस ए। बट ए इंटू आई एन माइनस ए है क्या, जीरो मैट्रिक्स, तो ये जीरो आ गया। इधर क्या बचा, रैंक ऑफ ए एज इट इज, रैंक ऑफ आई एन माइनस ए एज इट इज एन माइनस एन। अब एन को इधर ले जाओ, तो आपने ये पा लिया एन ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए। ठीक है, अब हम इधर आते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि ए और आई एन माइनस ए को हम जोड़ रहे हैं। ए एक मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स हम जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था रैंक ऑफ ए प्लस, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे क्या करते हैं, सी एंड डी ले लेते हैं। रैंक ऑफ सी प्लस डी लेस देन होगा रैंक ऑफ सी प्लस रैंक ऑफ डी। ठीक है, सी आप ए ले लीजिए और डी मैट्रिक्स आप ले लीजिए आई एन माइनस ए। तो रैंक ऑफ सी प्लस डी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ सी प्लस रैंक ऑफ डी। तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए, बट ये ए कट जाएगा, इधर आ जाएगा रैंक ऑफ आई एन लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए। और रैंक ऑफ आई एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, एन, तो एन लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए। तो 1 और 2, जब 1 और 2 को देखेंगे आप, तो आप क्या देख रहे हैं, ए लेस देन बी और बी लेस देन ए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया, मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, तेज़ी से समझाता हूँ, तो आप थोड़ा स्लो करके सुनिए और स्लो करके समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई जगह पूछा जाता है, तो इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, ओके, अभी और एक क्वेश्चन और करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स then rank of adjoint A is n 1 0 according as the rank of A is n n minus 1 or less than n minus 1। 3 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, ए रैंक एक मैट्रिक्स दी है, उसकी रैंक आपको दी गई है, फिर पूछे जा रही है कि एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक क्या होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि वी नो दैट ए इंटू, ये प्रॉपर्टी आपको पता है, इसके लिए आप मेरा एडजॉइंट ऑफ ए वाला चैप्टर लेक्चर जरूर सुनिए, एडजॉइंट ऑफ ए वाला लेक्चर, उसमें ये प्रॉपर्टी मैंने प्रूव की है
कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या कर लो, डिटर्मिनेंट ले लो, इस इक्वेशन का डिटर्मिनेंट ले लो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा। अब ये भी आप यूज कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, बट ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे आपको दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है रैंक ऑफ ए इज एन, पहला पार्ट दिया है रैंक ऑफ ए इज एन, तो रैंक ऑफ ए इज एन, तो मतलब क्या है, ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है और उसकी रैंक एन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कट जाएगा क्योंकि नॉन जीरो है, तो आपको पता चल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब नॉन जीरो। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, वो भी एन हो जाएगा। तो आपको पता चला कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी अगर रैंक एन है तो एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक क्या होगी, एन होगी। ये बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, कि ये मैट्रिक्स 3x3 की है, उसकी रैंक 3 है या नॉन सिंगुलर है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक क्या होगी। और अगर आप सोचें ए का एलिमेंट तो दिए ही नहीं है, तो मैं कैसे डिटरमिनेंट निकालूंगा, तो आपका फंस जाएगा क्वेश्चन, बट आप ये सब जानते हैं तो हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि रैंक ऑफ ए एन माइनस एन है, रैंक ऑफ ए एन माइनस 1 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो मैं सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे कि अज्यूम रैंक ऑफ ए एन माइनस 1। जैसे आपने बोला रैंक ऑफ ए एन नहीं है, एन से छोटा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए इजिकल टू एन माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया, एंड एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर एन माइनस 1 ऑफ द मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर रैंक ऑफ एन माइनस 1 है तो कम से कम एन एक ऐसा माइनर एन माइनस 1 का होगा, ऑर्डर एन माइनस 1 का होगा जो कि नॉन जीरो होगा। ठीक है, देयरफॉर द मैट्रिक्स एडजॉइंट ए विल बी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि एडजॉइंट ए में आप क्या रखते हो। ठीक है, एन माइनस 1 क्रॉस एन माइनस 1 के ही तो कोफैक्टर्स निकाल के रखते हो एडजॉइंट ए में, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगी, नॉन जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। एंड दस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एडजॉइंट ए विल बी ग्रेटर दैन जीरो। अब एडजॉइंट ए अगर जीरो मैट्रिक्स होती तो उसकी रैंक जीरो हो जाती, लेकिन आप बोल रहे हो कि एडजॉइंट ए क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो उसकी जो रैंक होगी वो जीरो से तो बड़ी हो ही जाएगी। ठीक है, अब हमें ये पता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए आई एन, ये प्रॉपर्टी होती है, बट मॉड ए आपका क्या डिटरमिनेंट क्या है, जीरो, तो ये ए इंटू एडजॉइंट ए जीरो आ गया। ठीक है, अब अपना बस रिजल्ट लगा दो, अब अपना रिजल्ट लगा दो, कौन वाला, ये वाला, रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। तो यहाँ पे ए ले लो ए और बी ले लो एडजॉइंट ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए इंटू ये ए हो गया और बी ले लो एडजॉइंट ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, तो बी आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस एन, बट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस एन, तो रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स जीरो आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए आपने एन माइनस 1 दे रखा है क्वेश्चन में, तो एन माइनस 1 प्लस रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है और ये एन रहेगा, तो ये एन कट जाएगा, 1 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, बट आप बोल चुके हैं कि रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो है, ये बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए की जो रैंक है वो 1 है या 1 से छोटी है, बट ये बोल रहा है कि वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो फिर बचा क्या, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 1 ही होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा स्लो होके सीखिए। लास्ट पार्ट एंड लास्ट थिंग ऑफ आवर लेक्चर, इफ द रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन माइनस 1। ठीक है, अब बोल दिया कि रैंक ऑफ ए जो है लेस देन एन माइनस 1 है, देन ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर एन माइनस 1 ऑफ द मैट्रिक्स ए विल बी जीरो, द मैट्रिक्स एडजॉइंट ए विल बी ए जीरो मैट्रिक्स। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ए आप 3x3 मैट्रिक्स का रखिए। ठीक है, मतलब कि एक कोई 3x3 एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है, और यहाँ पे रैंक ऑफ ए कर दीजिए 2 है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन माइनस 1, मतलब रैंक ऑफ ले लीजिए 1। ठीक है, तो आपको पता चलेगा C11 जीरो होगा, C12 जीरो होगा, C13 जीरो हो जाएगा, क्यों रैंक अगर 2 होता तो इसमें से कोई एक जो होता वो नॉन जीरो होता।
ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और जब हम एडजॉइंट हाफ ए बनाते हैं तो ये जो को फैक्टर होते हैं इन्हीं का तो रख के ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि सारे जो 9 को फैक्टर्स हैं वो सारे क्या हैं, जीरो हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगी, जीरो। सो द मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ए जीरो मैट्रिक्स एंड हेंस रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ए, जो जीरो मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक क्या होती है, जीरो होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे जो लोगों को ज़रूरत है उनके पास पहुंच सके। और ईमानदारी बनाए रखिए पढ़ाई के प्रति। आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी हम इसको मैट्रिक्स को ख़त्म करेंगे जल्दी से, उसके बाद हम लीनियर अलजेब्रा की बात करेंगे, उसके बाद रियल एनालिसिस और अलजेब्रा भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, आपका जैसे भी फीडबैक में आता जाएगा उस टाइप के हम टॉपिक लेके और पढ़ाएंगे। आप फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड आशा करता हूँ कि आपका समय शुभ रहे।